हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लस स्टैटिक के वो पोर्शंस जो इन न्यूज़ की करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गए हैं, उन सब पर फटाफट नज़र डालते हुए हम आज की सारी करंट अफेयर्स का एक रैपिड रिव्यू, एक रैपिड राउंड अप करने वाले हैं आने वाले 20 से 25 मिनट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्लाइड में आज कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे नहीं था, तो मैंने सर्च किया, पता चला आज इंटरनेशनल यूएफओ डे है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स वाला डे है। तो उसके लिए मैंने उसी को आज अपने फ्रंट पेज पर डाल रखा है। ये जो पोस्टर है, आई वॉन्ट टू बिलीव, एक्स फाइल्स करके अर्ली 90s में एक बहुत बढ़िया साइंस फिक्शन साई-फाई शो आता था। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत बढ़िया शो था। जिनके पास टाइम है वो अभी जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी का ये पोस्टर था, आई वॉन्ट टू बिलीव, उसी शो से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे, जो कि है पौधे लगाओ इन दिल्ली। दिल्ली में 17 दिन का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन चल रहा है 10 जुलाई से। ठीक है, दिल्ली में आपको पता है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। हर साल ठंड के आसपास ये मुद्दा उठ जाता है कि दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और दिल्ली की हवा अब रहने लायक नहीं बची। लोगों को एयर प्योरीफायर खरीदने पड़ रहे हैं, जो खरीद नहीं सकते वो कहाँ जाएं। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। वहाँ की सरकार को लोग घेरते हैं, वो सरकार कहती है कि केंद्र सरकार इसमें काम कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। इवन और जैसी स्कीम्स भी लाई गई जिनके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ कि ये कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी नहीं है। ठीक है, इस तरह की बातें चलती हैं। तो दिल्ली सरकार समय रहते, देखिए, ये आग लगने पर कुआं खोदने की बजाय जुलाई के महीने में ही पौधे लगाओ का कैंपेन चला रहे हैं। 17 दिन का कैंपेन है। 17 दिन का टाइमिंग थोड़ा सा ऑड है, जनरली 10 दिन 15 दिन होता है, 17 दिन क्यों चुना गया पता नहीं। ठीक है, तो क्या कह रही है न्यूज़, देखिए। अ मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 2 जुलाई 2020। द नेम ऑफ द कैंपेन इज पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, मीनिंग प्लांट ट्रीज सेव एनवायरनमेंट। ठीक है, द कैंपेन विल बिगिन ऑन 10 जुलाई एंड विल कंटिन्यू अंटिल 26 जुलाई। तो ऑब्जेक्टिव इस कैंपेन का क्या है? टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर इन एंड अक्रॉस न्यू दिल्ली। ठीक है, इन 2017 ग्रीन कवर इन न्यू दिल्ली वॉज 299 स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस वॉज इंक्रीज्ड टू 325 इन 2019। आप देख सकते हैं, वैसे हमारे देश में भी ओवर हर साल ये कितना ट्री कवर है, कितना ग्रीन कवर है, इसका डेटा रिलीज होता है। तो पिछले 1-2 सालों से हमारे देश में भी ट्री कवर, ग्रीन कवर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये भी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती हैं, किस एरिया को जंगल कहा जाता है, कैसे ट्री कवर कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी गूगल करके, नहीं तो शंकर आईएएस की बुक से अगर आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं तो बहुत बढ़िया, शंकर आईएएस की बुक में आपको मिल जाएगा ये पूरा डेफिनेशन। अगर आपको अभी याद नहीं है ठीक से तो गूगल करके ब्रशअप कर लीजिए कि ट्री कवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस एरिया को ट्री कवर में काउंट किया जाता है, और इसका इस साल का डेटा कितना है, हमारे देश का ट्री कवर कितना हुआ है। ठीक है, तो देखिए पिछले कुछ सालों से दिल्ली में ट्री कवर बढ़ रहा है। उसको और बढ़ाने के लिए फिर से पौधे लगाने का ये कैंपेन चलाया गया है। 17 दिन में 31 लाख जो है छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे अंडर दिस कैंपेन नियर ITO इन नेशनल हाईवे। द कैंपेन विल बी लॉन्च्ड। ठीक है, out of these 31 lakh samplings, the Delhi government's various departments will be planting 18 lakh. The Delhi Development Authority will be planting some and 2 lakh by Delhi Municipal Corporation. देखिए, दिल्ली सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं, जो शहरी निकाय हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आउट ऑफ द 31 lakh samplings, 20 lakh saplings will be of big trees, while the remaining 11 lakh samplings will be of shrubs that will be planted on both sides of the road. तो इस तरह से काफ़ी सोच के लग रहा है कि प्लान करके ये काम किया जा रहा है। रैंडम, जैसे पर्यावरण दिवस पे हर जगह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दफ्तर में लोग पहुंच जाते हैं, फ़ोटो खिंचा के पौधे लगा के वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही दिन गाय भैंस बकरी उन्हें खा जाते हैं। उस तरह का काम नहीं लग रहा है। ये थोड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है कि बड़े पेड़, छोटे पेड़ हाईवे के आसपास कैसे, और दिल्ली सरकार की अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रोपिंग किया जा रहा है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। तो बहुत सारी एजेंसियाँ हैं जो फिर आगे ख्याल रखेंगी, जिन्होंने खुद ने पौधे लगाए हैं, आगे ख्याल रखेंगी कि ये पौधे जीवित रहें। और वैसे भी दिल्ली सरकार का इस मामले में पिछले 2 साल से रिकॉर्ड आप देख ही रहे हैं, ग्रीन कवर बढ़ रहा है। तो ये सरकार ऐसी है जिसे पर्यावरण के नाम पर काफ़ी घेरा जाता है, तो पर्यावरण को सही रखने का इन्होंने ये प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पॉलिटिक्स दैट वर्क्स। इस तरह की बात है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, अनएम्प्लॉयमेंट गोज डाउन। देखिए, हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल 4 दशक में सबसे ज़्यादा थी, 40 सालों में सबसे ज़्यादा थी। अभी पता चल रहा है कि इस कोरोना लॉकडाउन के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अचानक कम हो गई है। आइए देखते हैं कैसे हुआ है कि विद अनलॉक 1 फ्रॉम 8 जून इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव रिज्यूम्ड इन द कंट्री, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आफ्टर 2 months द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ फॉलन सिग्निफिकेंटली। कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, ऐसा नहीं कि 0.12% कम हो जाए, सिग्निफिकेंटली, जो मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से कम हुआ है। एज पर द
द डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। इसका पता करके रखिए, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की एक विंग है। ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती हैं ये आपको पता रहना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जून 2020 वॉज 10.9% इन इंडिया। अर्बन और रूरल भी देखिए इसका ब्रेकअप दे दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 23.52% इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देखिए अप्रैल में 23.52% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जो कि अब घट के लगभग 11% रह गया है। तो ये तो आधे से भी कम हो गया देखा जाए, है ना। तो ये तो सिग्निफिकेंट फॉल माना ही जाएगा। बट विद द सिग्निफिकेंट फॉल इन जून 2020 एंड द GST कलेक्शन फॉर जून 2020 रीचिंग 91% ऑफ द GST कलेक्शन इन जून 2019, इट कैन बी सजेस्टेड दैट द वर्स्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी हैज़ पास्ड फॉर नाउ। ये देखिए डेटा को कैसे कोलैबोरेट करके आप जिस मौके पर नहीं है, जिस सिचुएशन को आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, कैसे डेटा से उसकी पिक्चर बनाई जाती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है लेकिन GST कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो ये बड़ी संदेहास्पद बात होती है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही है, उतना GST आ नहीं रहा है हमारे पास, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे घट गया। ज़रूर डेटा कलेक्शन में कहीं हेरफेर हुई है, या हम लोग डेटा एनालिसिस में कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, भूल चूक कर रहे हैं। पर पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना से संबंधित कोई सिचुएशन नहीं था, उस समय जितना GST कलेक्शन हुआ था पिछले साल मई में, राइट, मई में या जून में, पिछले साल जून में, हाँ पिछले साल जून 2019 में जितना GST कलेक्शन हुआ था उसमें का 91% इस साल कलेक्ट हो गया है। यानी पिछले साल के लगभग 90% तक इकोनॉमिक एक्टिविटी पहुंच गई है इस साल, कोरोना का रिलेटेड लॉकडाउन होते हुए भी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी थोड़ी बैक ऑन ट्रैक तो पहुंच रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। विद अनलॉक 2 बिगिनिंग ऑन 1 जुलाई 2020 इट कैन बी एक्सपेक्टेड दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन फर्दर नॉर्मलाइज ड्यूरिंग द मंथ। तो ये कहा जा सकता है कि अब अनलॉक 2 चालू हो रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, स्थितियाँ थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी। तो सरकार ने वैसे जो समाज के हाशिए पर रह रहे गरीब वर्ग है उनके लिए जो अपनी अन्न योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया नवंबर तक, तो ये भी बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया है। प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखिए रिज्यूम हो रही है, 90% पिछले साल के जितना GST कलेक्ट हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आधी हो गई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। आने वाले समय में जो एकदम समाज के निचले तबके के लोग थे, जो बहुत हार्डशिप उन्हें फेस करनी पड़ी पिछले 3-4 महीने, वो सिचुएशन शायद अब इंप्रूव हो जाएगी। हालांकि सवाल बना रहेगा कि जो शहरों से गाँव की तरफ चले गए वो तो अभी वापस शहरों की तरफ नहीं आ रहे होंगे, या आ रहे हैं कि नहीं, ये डेटा हमको देखना पड़ेगा। तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिल रहा है, किस तरह हो सकता है कि वो एम्प्लॉयड तो हो रहे हैं लेकिन पहले जिस तरह के पैसे उन्हें मिल रहे थे, जिस तरह का काम वो कर रहे थे, उस तरह का काम उन्हें अब ना मिल पाए। जैसे स्कूल के मास्टर हैं, आज न्यूज़ में दिखा रहा था, स्कूल के टीचर्स हैं, उनकी जॉब चली गई है, अब वो पंचर बना रहे हैं, साइकिल की दुकान पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टेक्निकली वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, डेटा उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं मानेगा, माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, समाज के किस वर्ग से वो किस वर्ग में नीचे आ गए, है ना। तो इसे आइडियल सिचुएशन तो नहीं कहा जाएगा। तो यानी ये सिर्फ 2 आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं बता रहे हैं, वो पूरी तस्वीर शायद आने वाले समय में किसी और डेटा से साफ होगी। लेकिन चलिए, जितना हो रहा है ये भी बहुत है। इस 2 महीने के अंदर ही कोरोना से संबंधित सिचुएशन अगर इस तरह से रिजॉल्व हो रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये क्या बता रहा है डेटा, एज पर डेटा बाई CMIE, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया ऑन 8 जून 21.33%। सिंस देन दिस रेट हैज़ डिक्लाइंड एवरी डे। वो कह रहे हैं हर दिन ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घटते जा रहा है, ठीक है। The state-wise unemployment rate in June 2020, Assam with 0.6% unemployment has the lowest unemployment rate in the country in the month of June 2020, while Haryana with 33.6% had the highest unemployment rate in June 2020 among all the states in the country. ये पॉइंट किसी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है। As per the latest unemployment data released by CMIE, which of the following are true? अगर इसको एकदम टफ बनाना हो, बहुत आसानी से UPSC पूछ देगा इसका रूरल अर्बन ब्रेकडाउन क्या था, ठीक है। तो देखिए रूरल 10.52% था और अर्बन 12.02% था, ठीक है। क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली देखिए 22 से 11 हो गया है ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिपोर्ट ऑफ CMIE। वो तो अगले महीने भी कोई रिपोर्ट निकाल देंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन वो 10 से 5 नहीं हो गई रहेगी, है ना। जितनी तेज़ी से ये शार्प डिक्लाइन हुआ है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और ये आंकड़े बहुत आसानी से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लस ये बात कि सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट आसाम में है और सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। MCQs में तो आ ही सकता है, मेंस में आंसर राइटिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देखिए हर दिन वर्ल्ड बैंक के लोन से रिलेटेड एक न्यूज़ हमारी कवरेज में आ ही जाती है, मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है। वर्ल्ड बैंक स्ट्रेटेजिकली रोज़ इस तरह से अपने लोन की इन्फॉर्मेशन को क्यों रिलीज़ कर रहा है। लेकिन कल ही हमने बात की थी नमामि गंगे के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि सोन रिवर और काली रिवर जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनका पानी साफ़ करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा है, हमको लोन दे रहा है 5 साल के लिए, ठीक है। अब नमामि गंगे के और कौन सा एस्पेक्ट है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, उसकी कवरेज आज बताई जा रही है। देखिए लास्ट वीक द बोर्ड ऑफ
executive directors of the World Bank Group, has approved a loan of $400 million for the rejuvenation of the Ganga River under the Namami Gange program of the Government of India. The loan approved by World Bank Group is for strengthening the river basin. ठीक है, रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन के बेसिस पर किसी चीज़ को, रिवर को मैनेज करना, ये क्या होता है, इसको पढ़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी और एग्रीकल्चर, मजदूरों के इश्यूज़, कोरोना वायरस, ये सब हमारे देश के लिए और ऐसे भी हमेशा और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ज़रूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, प्री में भी कौन जानता है कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो गंगा बेसिन मैनेजमेंट अथॉरिटी करके ऐसा बनाया गया था और एक कोई मिश्रा कमेटी थी जिसको कि गंगा के रिजुविनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उन्होंने बहुत हाईलाइट हुआ था ये न्यूज़ पिछले 2 साल पहले, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि बेसिन के आधार पर रिवर मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, तो बेसिन क्या होता है, उससे रिलेटेड नदियों का प्रवाह क्या होता है, कैसे बेसिन के बेसिस पर आप नदियों को मैनेज कर सकते हैं, ये आप पढ़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। ठीक है, आज देखिए बताया जा रहा है कि जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट, गंगा नदी में बहुत सारा सीवेज फ्लो होता है, तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गंगा नदी को अगर हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए, इसके लिए ये जो एक प्लान बनाया गया है, देखिए क्या नाम दिया गया है, सेकंड नेशनल रिवर गंगा बेसिन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो कि कल भी हमने बात की थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विल बी सैंक्शनिंग द लोन अमाउंट $380 million इज द लोन अमाउंट दैट विल बी सैंक्शन, वाइल $19 million इज फॉर द IBRD पेमेंट। ये तो चलो लोन की डिटेल हो गई। द गारंटी एक्सपायरी डेट इज 18 years फॉर द डेट ऑफ इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 years। द लोन अमाउंट हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ 18.5 years। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट का, कि सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और शहरों तक एक्सपैंड करना है। लॉन्ग टर्म में assets related to sewage treatment is operated and maintained effectively or hence develop state of the art tools for national mission for clean Ganga for effective management of the river front। देखिए सीवेज की ट्रीटमेंट पर बात हो रही है और रिवर फ्रंट यानी नदी किनारे जो है, कई अगर वहाँ पर लोग बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नदियों में आपको पता है गंगा नदी में हमारे यहाँ डेड बॉडीज़ भी बहाई जाती हैं, एशेज़ बहाई जाती हैं, मृत जानवरों के शरीर बहाए जाते हैं और इंडस्ट्रियल उसमें वो है एफ्लुएंट उसमें जाता है, पोल्यूटेंट जाता है, तो उस सब को मैनेज करने के लिए और रिवर फ्रंट पे किस तरह की एक्टिविटी हो वो उस सब को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस तरह का ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें कि ये लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको रिलेटेड ये मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस न्यूज़ में प्री के लिहाज से तो कोई ऐसा MCQ वर्दी पॉइंट दिख नहीं रहा है। बस ये प्रोजेक्ट का जो नाम है सेकंड नेशनल रिवर गंगा बेसिन प्रोजेक्ट, ये आपसे पूछ दे सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, SNGRBP करके, या रिवर बेसिन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया आपको पढ़ के रखना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट नाफ्टा 2.2। नाफ्टा अगर आपको पता हो, नॉर्थ अफ्रीका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया गया था US, मेक्सिको और कनाडा के बीच में। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका जिसे हम बोलते हैं उसमें कनाडा, US और मेक्सिको, ये 3 देश ही आते हैं। टेक्निकली मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका बोलना चाहिए, पर फिर भी चलिए वो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में आ गया है। तो US, मेक्सिको और कनाडा, ये 3 देश लाइन से हैं। इन्होंने अपने बीच में एक फ्री ट्रेड जोन बनाने की कोशिश की थी। उसके बारे में उसके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय कैंडिडेट थे, उनके द्वारा कि ये अमेरिकन जॉब चले जाएंगे। देखिए फ्री ट्रेड में जहाँ भी बात होती है तो क्या होता है, अमीर देशों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके वर्कर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ती है, वहाँ सेफ्टी के और पॉल्यूशन के इस तरह के गाइडलाइन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो उनके यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्वालिटी में अच्छा भी होता है पर महंगा भी होता है, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा होती है। अब अगर कंपेरेटिवली गरीब देश में कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जैसे मेक्सिको कंपेयर टू US थोड़ा गरीब देश है, वहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी उनके वर्कर्स को उतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, उनको उतनी हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, ये सब नहीं पे करना पड़ेगा। वहाँ पर इतने ही वर्कर काम कर सकते हैं, इतनी जगह पर इतने वर्कर्स के लिए इतनी लाइटिंग होनी चाहिए, हवा आनी जानी चाहिए, इस तरह के कोई गाइडलाइंस नहीं होते होंगे। तो वो बहुत कम लागत में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं उन लोग, उनका प्रोडक्ट जो है वो कम दाम का होगा। अगर वो US में आ गया और US के प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट करने लगा तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट तो सस्ता निकल जाएगा US के प्रोडक्ट्स के सामने में। तो जो हमेशा बिजनेसमैन की जो लॉबी होती है, मैन्युफैक्चरर्स की लॉबी होती है, वो कहती है कि भाई इससे तो हम घाटे में आ जाएंगे, उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। हालांकि सरकार क्या कहती है कि उनका प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, जो भी होगा, जो भी सेल्स की एक्टिविटी होगी उससे टैक्स तो हम कलेक्ट करेंगे ही, प्लस इस फ्री ट्रेड की वजह से हमारा प्रोडक्ट भी तो उनके देश में बिक सकता है। आप भाई मैन्युफैक्चरर हो, ऐसा कुछ आप बनाओ, ऐसी कुछ आप कोशिशें करो। देखिए इसमें बीच में कॉल आ गया तो मैं एक काम करता हूँ, एरोप्लेन मोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है,
तो इससे बोलते हैं कि इस तरह की कोशिश करो कि आपका प्रोडक्ट उस देश में बिके जाकर, है ना। तो इसलिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और फ्री ट्रेड, ये पूरा जो दुनिया भर में नियो लिबरलिज्म, ये एक टर्म है, गूगल करके देखिए नियो लिबरलिज्म किसे कहते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पूरी दुनिया में 1990s के बाद, सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद, सोवियत यूनियन का खात्मा कैसे हुआ था ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पता होनी चाहिए। 1999 में बर्लिन वॉल गिर गई थी और सोवियत यूनियन का विघटन 1991 में हो गया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो इन पर आप थोड़ा सा पढ़ के रखिए, विकीपीडिया पेजेस ही पढ़ लीजिए इन चीज़ों के जो मैंने आपको बताया। उसके बाद से पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है अबाउट नियो लिबरलिज्म कि ट्रेड होने दो, दुनिया भर में जहाँ से जहाँ भी ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो सबका इसमें फ़ायदा होगा। काफ़ी हद तक ये बात सही है, पर काफ़ी हद तक लोगों का नुकसान भी होता देखा गया है इसमें, खास करके उन देशों का जो कि उतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है कंपेयर टू द रिच कंट्रीज़, है ना। अब लेकिन क्या हो रहा है, जिसे इंग्लिश में एक फ्रेज कहते हैं, द चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट। ठीक है, जो जैसे को तैसा मिलने वाली अब स्थिति आ रही है। अब अमीर देशों को नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, तो अब उन देशों में बातें उठ रही हैं कि ग्लोबल ट्रेड पे थोड़े बैरियर लगाया जाए। प्रोटेक्शनिज्म एक टर्म है, गूगल करके देखिए अगर आपको नहीं पता है। प्रोटेक्शनिज्म यानी सरकार की वो पॉलिसीज़ जो वो अपने देश की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के देशों से जो बिजनेस हो रहा है उस पर रोकथाम लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में अभी बैम्बू की जो इम्पोर्ट हो रहा है बैम्बू का, उस पर टैक्स रेट बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा। ये किस लिए किया गया, हमारे देश के अंदर जो बैम्बू की खेती होती है, बांस की खेती होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहां से फिर जो बांस आ रहा है या बांस से बने हुए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। इसको एक प्रोटेक्शनिस्ट मूव कहा जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड इज फॉलिंग प्रे टू दिस नियो लिबरलिज्म का ये कहना था कि भाई दुनिया में जहां जैसा पाए ट्रेड होने दो, इससे दुनिया भर में वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन जो गरीब देश हैं वो अगर प्रोटेक्शनिस्ट होना भी चाहते थे तो अमीर देश उन्हें इस बात के लिए रोकते थे, मना करते थे। अब लेकिन जो रिचर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं वो भी प्रोटेक्शनिस्ट धीरे धीरे होती जा रही हैं, और जो दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट हैं वो अब ये कह रहे हैं कि शायद ग्लोबल ट्रेड वगैरह उतना भी अच्छा आइडिया नहीं है। हर देश को अपने अंदर ही डिमांड खोज के उसको सप्लाई करना चाहिए और देश के अंदर ही ट्रेड करके पैसा जनरेट करना चाहिए, वैल्यू जनरेट करना चाहिए। ठीक है, उसी तर्ज पे डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने नाफ्टा को क्रिटिसाइज किया था। तो देखिए अब लग रहा है कि उन्होंने रीनेगोशिएट कर दिया है नाफ्टा को और अपने लिए थोड़े ज़्यादा उसमें कंसेशंस बढ़ा लिए होंगे, तो नाफ्टा 2.0 कहा गया। तो ये अब देखिए इफेक्ट में आ रहा है। ऑल थ्री सिग्नेटरीज ऑफ द न्यू ट्रेड एग्रीमेंट हैव रेफर्ड टू इट बाय डिफरेंट नेम्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्स इट USMCA, the United States Mexico Canada Agreement, while the Canadian government has referred to it as CASMA in Mexico by TMEC। ये बड़ी अजीब बात है, एक एग्रीमेंट तीन लोगों ने साइन किया है पर तीनों जो है इसको अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट इसको नाफ्टा नहीं कहना चाहती क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने नाफ्टा का बहुत विरोध किया था। अब वो पब्लिक को समझा नहीं पाएंगे कि मैंने थोड़े चेंजेस करके उसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो जरूर ये कहना चाहेंगे नहीं ये तो एक कम्प्लीटली अलग एग्रीमेंट है, ये कोई फ्री ट्रेड, इसमें तो फ्री ट्रेड वर्ड ही नहीं है ना, ये एक एग्रीमेंट है, बस पता नहीं क्या है इस तरह से। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, ड्यूरिंग द 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप had announced and promised he would renegotiate the NAFTA free trade agreement with Mexico and Canada, and if the renegotiations fail we would pull out of the NAFTA agreement। देखिए यही बात जो मैंने आपको बताई, the renegotiations will with largely focusing on steel and aluminum tariffs between the United States and Canada begin in August 2017। NAFTA 2.0 was signed by the head of the states of the three countries on the sidelines of the 2018 G20 summit। ठीक है, देखिए हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है पिछले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्टिंक्शन है, कई लोगों को पता नहीं रहता है पर पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है जो केरला की गवर्नमेंट ने चलाया है, जो पिछले कई दिनों से एक के बाद एक राज्य सरकारें हैं जो मजदूर और दूसरे कामगार दूसरे राज्यों से वापस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना लॉकडाउन, उनको अपने राज्य में ही एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई, अलग अलग एजेंसियां बनाई गई, वेब पोर्टल्स बनाए गए। ठीक है, उसी तर्ज पे केरला की गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, फॉर केरला द इंपॉर्टेंस ऑफ NRI रेमिटेंसेज इज मच मोर देन एनी अदर स्टेट इन द कंट्री। NRI रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस होता है NRI जो देश के बाहर नॉन रेजिडेंट इंडियंस काम करते हैं, वो अपने घर पैसे भेजते हैं, वो पैसे भेजते हैं विदेशी मुद्रा में, फॉरेन करेंसी में, तो वो पैसा आके हमारे देश के बैंकों में जमा होता है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। ठीक है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत के ही लोग हैं जो विदेशों से अपने देश में पैसा भेजते हैं। हमारी
जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो NRI हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दूसरे देशों में रहते हैं, उनके कंसर्न को लेकर हमारी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव रहती है। जो गल्फ़ एरिया में कभी युद्ध हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो हमारी आर्मी नेवी वगैरह जाके उनको बचा के लेके आते हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट उसका नाम रहता है कि मिशन ये मिशन वो, क्यों? इसलिए क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होते हैं उनके द्वारा भेजे गए विदेशी मुद्रा से। ठीक है, केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ माना जाता है कि हर घर से एक इंसान गल्फ़ में या किसी बाहर के देश में काम कर रहा है और बाकी जो सदस्य हैं वो उसी पैसे पर एक तरह से जी रहे हैं। ठीक है, तो केरला गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NRI रेमिटेंस। तो इसकी वजह से क्या है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड अ टोटल ऑफ अराउंड 52% ऑफ द NRIs विल रिटर्न टू द स्टेट आफ्टर लूजिंग देयर जॉब्स। दुनिया में ये स्थिति जो हो रही है कोरोना से संबंधित, इसलिए देखिए 52%, आधे से ज़्यादा लोग जो केरला के बाहर NRI रह रहे हैं वो अपनी जॉब छोड़ के अब वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ पर वापस एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए नॉट ओनली रिहेबिलिटेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स बट द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट will depend on the use of the expertise, skills and knowledge of the returning Keralites। देखिए जो मैंने आपको बताया, वो वापस आ रहा है, वो वहाँ पता नहीं कितना हाई फाई काम करता होगा। यहाँ आकर मान लीजिए उसने एक डेयरी चला ली, 4 गाय पाल के अगर वो दूध बेच रहा है, तो ये नहीं माना जा सकता कि उसे सही एम्प्लॉयमेंट मिला यहाँ पर, है ना। उसने जितनी स्किल्स वहाँ पर डेवलप की हैं, जितना एक्सपर्टीज़ उसको मिला है, उसको यहाँ पर अगर हम लेवरेज कर सकें, उसका दोहन कर सकें, तो हमारे राज्य में, केरला में, हमारे देश में ही अगर उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें तब होगी बात। ठीक है, तो यही ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है कि इसके जरिए क्या होगा, द प्रोजेक्ट विल बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द केरला गवर्नमेंट। जो बात मैंने बताई कि उनके स्किल्स को यूटिलाइज किया जाएगा, वही बात यहाँ पर की जाएगी। बेसिकली देखिए क्या होगा, एक डेटाबेस बनाया जाएगा, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको क्या काम आता है। ठीक है, फिर कोशिश की जाएगी कि उसी को इंडस्ट्रीज़ के साथ मैप कर दिया जाए। बिजनेसमैन को प्रोत्साहित किया जाएगा कि देखिए इस तरह का स्किल सेट हमारे पास उपलब्ध है, इस तरह का काम इसके पहले आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रेंड लेबर हमारे देश में नहीं था, पर अब आप कर सकेंगे क्योंकि वो ट्रेंड लेबर विदेशों से एक्सपीरियंस गेन करके अब हमारे देश में आ रहा है। इसके लिए आसान किस्तों में लोन वगैरह भी सरकार मुहैया करा रही है। ठीक है, तो ये है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, पुतिन्स अमेंडमेंट्स। ठीक है, ये मैंने पिछली 2 बार इसको मैंने कवर किया है। देखिए ये व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने वो रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब 2036 तक रशिया के सर्वेसर्वा बने रहेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि वो कभी राष्ट्रपति बनते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो भी होता है, पर पूरी की पूरी सत्ता रशिया की व्लादिमीर पुतिन जी के हाथ में ही रहती है। वो अमेंडमेंट वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें बस इतनी जानने की बात है, किस देश में कहा जाएगा कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो रशिया में हुआ। कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए सत्ता में आ रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन बरकरार रह रहे हैं सत्ता में। और कब तक के उनकी सत्ता बरकरार रहेगी, 2036 तक बरकरार रहेगी। दुनिया भर में थोड़ा सा ये ट्रेंड चल रहा है कि अब व्यक्तिवादी अधिनायकवाद जिसे कहते हैं, तो वो रूलर्स इस तरह के हैं, वन पर्सन रूलर इस तरह के रहेंगे जो कि लंबे लंबे समय तक रूल करेंगे। चाइना में शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस तरह से अपना टेन्योर एक्सटेंड करवा लिया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, देखिए ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की। छोटे छोटे जो MCQ आते हैं, किसको अवार्ड मिला वगैरह वगैरह, तो बहुत आसानी से ये पूछा जा सकता है। देखिए सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी, ये 2 लोग हैं जिनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड मिला है। किसने दिया है? कार्नेगी कॉर्पोरेशन ने दिया है। कार्नेगी कॉर्पोरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि US की कोई एजेंसी या कोई बॉडी है। ठीक है, 2006 से हर साल अहेड ऑफ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए 4 जुलाई को परसों यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस डे है। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ऑनर्स द लेगेसी ऑफ इट्स फाउंडर एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी ऐतिहासिक अमेरिका में बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। शिपिंग, स्टील, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने स्थापित की हैं, जबकि उनका खुद का बैकग्राउंड ऐसा बहुत अमीर नहीं था, तो काफ़ी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। एंड्रू कार्नेगी के जीवन के बारे में भी आप पढ़ के रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग उनकी लाइफ रही है, उनके विचार भी बहुत ज़्यादा यंग लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहे हैं। ठीक है, तो उनके सम्मान में जो ये एक बॉडी है, एक एजेंसी है कार्नेगी कॉर्पोरेशन, वो हर साल 2006 से क्या कहते हैं कि जो बेस्ट इमिग्रेंट्स रहे हैं, जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा US में, उनको अवार्ड देता है। क्यों? क्योंकि एंड्रू कार्नेगी खुद स्कॉटलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स आए थे और बहुत ज़्यादा वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे। ठीक है, द अवार्ड्स आर ऑल्सो टू रिमाइंड हाउ इमिग्रेंट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटनेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है इट इज़ द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। वहाँ के जो ओरिजिनल रहवासी थे, ओरिजिनल जो रहने वाले थे, वो तो नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियन जिन्हें कहते हैं, वो काफ़ी कम रह गए हैं आज तादाद में। बाकी सबके सब बाहरी देशों से ही आए हुए लोग हैं वहाँ पर, तो उन्होंने इस देश को बनाया है। तो जब जब इस तरह की बातें होती है
करे बाहर से लोगों को मत आने दो, बाहर के लोग आके हमारी जॉब्स ले लेते हैं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका की राजनीति में इस तरह की शक्तियाँ भी हैं जो इस बात को उठाती हैं कि भाई ये पूरा देश ही इमिग्रेंट्स का है, हमें देखने की ज़रूरत है कि इमिग्रेंट्स ने आके इस देश में कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन किए हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में इस साल किन 2 भारतीयों को यह अवार्ड दिया जाएगा। देखिए, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं उन्हें पद्मश्री मिला था 2014 में। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैज सर्व्ड एट न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल एज अ फिजिशियन एंड एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही नोटेड बायोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये ऑन्को वाला वर्ड जहाँ भी आ गया मतलब वो कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, एंड द ऑथर वॉज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज इन 2011 फॉर हिज बुक द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। ठीक है, तो देखिए ये पद्मश्री अवार्ड विनर हैं और पुलित्जर प्राइज इन्हें मिला है 2011 में। तो बहुत ही इलस्ट्रियस इनका रहा है करियर रहा है। तो देखिए इस साल उनको ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और इस पैंडेमिक के समय में, कोरोना वायरस के समय में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे उन्हें बुलाया जाता था और लोगों तक बहुत ही सरल भाषा में ये किस तरह की बीमारी है, कैसे न घबराएं पर कैसे बचें, इस तरह का उन्होंने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया है, ऐसे सोशल मीडिया इंटरव्यू वगैरह के। तो इसलिए उनको इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। राज चेट्टी जो हैं उन्होंने एक रियल टाइम इकोनॉमिक इम्पैक्ट मॉनिटर, यानी रियल टाइम में राइट नाउ में क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है कोरोना का, ये उन्होंने इस तरह का एक एफर्ट बनाया है, वेबसाइट बनाई है, लॉन्च की है, जिसके लिए राज चेट्टी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, ये 2 नाम याद रखिए। और सिद्धार्थ मुखर्जी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू करके तो वो पद्मा अवार्ड विनर हैं, इज अ नोटेड बायोलॉजिस्ट, उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है, ये आप याद रखिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू टुडेज लास्ट न्यूज़। आज की आखिरी न्यूज़ देखिए, इंडिया के नए यूएन एम्बेसडर चुने गए हैं इंद्रमणि पांडे। यूपीएससी में जनरली कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सीधा नाम पूछ ले कि किसको नया बनाया गया है, पर आ सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे एग्जाम्स में तो गारंटी से इस साल जो 5-6 एग्जाम्स आप देंगे उसमें से एक न एक में क्वेश्चन जरूर आएगा कि भारत के नए संयुक्त राष्ट्र में राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है। द न्यू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, द 1990 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर इंद्रमणि पांडे वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूएन में जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे आप सोचिए किसी देश में भारत के राजदूत होते हैं, अमेरिका में, चाइना में, यूएन कोई अब देश तो नहीं है, पर वहाँ हमारा एक परमानेंट एम्बेसडर रहता है जो यूएन में भारत से संबंधित मुद्दों पर हमारा पक्ष रखता है। ठीक है, तो इंद्रमणि पांडे विल सक्सीड द 1983 बैच आईएफएस ऑफिसर राजीव कुमार चंदर। ठीक है, राजीव कुमार चंदर जो है उन्हें 2017 में अपॉइंट किया गया था। इंद्रमणि पांडे जी जो हैं उनका 30 साल का करियर रहा है, जिन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स डिवीजन में उन्होंने सर्व किया है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट, इस तरह के मामलों पर उनका एक्सपर्टीज़ रहा होगा। उस डेस्क को वो चेयर कर रहे हैं और ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियन मिशंस इन काबुल, कायरो, डमास्कस, मस्कट एंड इस्लामाबाद। तो इस्लामिक और वेस्ट एशिया वाले जो देश हैं उन्हीं इलाकों में इनका पूरा करियर बीता है। तो यही वो ब्लॉक है जिससे कि इंडिया को अक्सर उतना सपोर्ट नहीं मिलता है यूनाइटेड नेशंस में। अब इनको वहाँ एज अ परमानेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया जा रहा है, तो उम्मीद है आने वाले समय में जिस भी मुद्दे पर इंडिया के रिलेटेड वोटिंग होगी तो इस तरह के जो देश हैं, इस ग्रुप के जो देश हैं, वो भी शायद हमारे साथ आए बिकॉज ऑफ पांडे जीज एफर्ट्स। ठीक है, अब देखिए एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। इंद्रमणि पांडे इज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एट जेनेवा। ठीक है, जेनेवा में यूएन के यूनाइटेड नेशंस में हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका ऑफिस होता है। वाइल द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इन न्यूयॉर्क, इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट न्यूयॉर्क इज टीएस तिरुमूर्ति। अच्छा, तो न्यूयॉर्क में जो हमारे जनरल असेंबली में हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो टीएस तिरुमूर्ति हैं, और ये जेनेवा में जो यूएन हेडक्वार्टर है वहाँ पर हमारे एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंद्रमणि पांडे जी होंगे। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, चांस कम है पर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो टीएस तिरुमूर्ति जो हैं 2020 में उनका भी अपॉइंटमेंट हुआ था और उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन को रिप्लेस किया था। सैयद अकबरुद्दीन काफ़ी सालों से भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे और कई इंपॉर्टेंट मौक़ों पर न्यूज़ में उनके बारे में जानकारी आती रहती थी। ठीक है, तो इन दोनों के नाम आप याद कर लीजिए और अलग अलग जगह पर जेनेवा और न्यूयॉर्क में अलग अलग हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, वो आप याद करके रखिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए और किस तरह की वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल।